नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। तो सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान के जिहादी ऐलान की, जिसने शहबाज मुनीर की नींद उड़ा दी है। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है और उनकी नजर मुनीर के सिर पर है। फिर दिखाएंगे कैसे बिहार में महागठबंधन ने सीएम फेस तो तय कर दिया है, लेकिन क्या योगी का भय अभी भी बरकरार है? तेजस्वी के नाम पर मोहर के पीछे विपक्ष की आखिर रणनीति है या फिर मजबूरी? उसके बाद बात होगी योगी राज में अपराधियों के उस इलाज की जिसके नाम से ही उत्तर प्रदेश के अपराधी थर थर कांप रहे हैं। आज आखिर कहां हुआ एक्शन, आगे आपको दिखाएंगे। हैदराबाद में गौरक्षकों के नाम पर हंगामे की कहानी, क्या ओवैसी के नेता ने गौरक्षक को मारी गोली? फिर आखिर में बात करेंगे कि क्यों पुतिन ने ट्रंप से मिलने से मना कर दिया और परमाणु मिसाइल दाग दी है। क्या है इसके पीछे की कहानी? इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। शीतकाल के लिए बंद किए गए केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट अब 6 महीने तक बाबा केदार की पूजा उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। दिल्ली के मोतीबाग गुरुद्वारे में गुरुचरण यात्रा का शुभारंभ एयरफोर्स चीफ एपी सिंह और मंत्री हरदीप पुरी ने जत्थे को रवाना किया। 29 अक्टूबर को पटना साहिब पहुंचेगी यात्रा। मुंबई में भाई दूज के मौके पर एक बार फिर साफ दिखे उद्धव और राज ठाकरे। आमने सामने बैठकर दोनों की तस्वीर सामने आई। ठाकरे बंधुओं के त्योहार वाली तस्वीरें वायरल। तेजस्वी यादव होंगे बिहार में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का चेहरा। बीजेपी ने कहा तेजस्वी के सीएम फेस बनने से हमारी जीत और आसान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मीटिंग कैंसिल होने के बाद रूस का शक्ति प्रदर्शन। पुतिन की निगरानी में रूसी सेना ने किया परमाणु अभ्यास। 79,000 करोड़ की रक्षा खरीद को केंद्र सरकार की हरी झंडी। नाग मिसाइल, टॉर्पीडो और तोप खरीदने से तीनों सेनाओं की ताकत में होगा इजाफा। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत की जांच करेगी सीबीआई। हरियाणा सरकार ने गृह मंत्रालय को खत लिखकर की थी मांग। सोने चांदी के दाम में रिकॉर्ड गिरावट जारी है। सोना 3,000 और चांदी 9,000 रुपए सस्ती। 10 दिन में चांदी के दाम 26,000 गिरे। दिल्ली में प्रदूषण से लगातार हालात खराब हैं। कई जगह AQI 500 के पार, लोगों को घरों में रहने की सलाह। पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान ने जिहाद का बिगुल बजा दिया है, यानी पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद। लेकिन तालिबान का टारगेट कौन है जानते हैं? तालिबान का टारगेट एक शख्स है और वो है मुनीर। उन्हें मुनीर को मारना है। उनकी दुश्मनी मुनीर से है और मुनीर के खात्मे के बाद ही वो रुकने वाले हैं, इसलिए मुनीर को ढूंढ रहे हैं। अब देखिए जरा कैसे टारगेट सिर्फ एक है और वो है असीम मुनीर। असीम मुनीर को ही खत्म करना है तालिबान को। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। अब तालिबान का सबसे पहला टारगेट कौन है? असीम मुनीर। यह पहली बार नहीं है जब टीटीपी ने पाक को ऐसे धमकाया और कुछ दिन पहले तालिबान चीफ ने ऐसे ही तेवर दिखाए थे। तब मुफ्ती महसूद ने पाकिस्तान को झूठा करार दिया था, लेकिन इस बार तहरीके तालिबान पाकिस्तान और ज्यादा उग्र है। तभी अब तालिबान कमांडर ने पाकिस्तान को धमकी दी है। तालिबान कमांडर काजिम ने मुनीर को सीधे तौर पर ललकारा है। तालिबान ने कहा तुम अगर मर्द हो तो हमारा सामना करो। मुनीर को कहा अगर हिम्मत है तो मैदान में आओ और हमसे मुकाबला करो। मुनीर को कहा अगर तुमने मां का दूध पिया है तो हमसे लड़ो। दरअसल तालिबान लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहा है, फिर भी असीम मुनीर अपने सैनिकों को आगे कर देते हैं। इसी रवैये पर तालिबान कमांडर ने मुनीर को चैलेंज कर दिया है। तालिबान कमांडर ने कहा है जवानों को मरने मत भेजो, खुद लड़ने आओ मुनीर। यानी तालिबान अब असीम मुनीर को जान से मारने को बेताब है। पाक फौज के मुखिया के खिलाफ तालिबान का यह ऑपरेशन मुनीर है दरअसल, अब जिसका सीधा मकसद है मुनीर का खात्मा, बल्कि पाक के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को ठिकाने लगाना। क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान मुनीर को दुश्मन मानता है अपना। पाक सेना टीटीपी विद्रोहियों को आतंकी बताकर उनके खिलाफ लड़ती है। देखिए तालिबान कमांडर मुनीर से कह रहा है अब तुम आओ लड़ने, अपने सैनिकों को मत भेजो। देखिए जरा कौन है कमांडर। यह तस्वीर जिसकी आप देख रहे हैं यह है वो तालिबान कमांडर
10 करोड़ का इनाम रख दिया है मुनीर ने इसके ऊपर। मुनीर को जैसे ही पता चला ये उन्हें मारना चाहता है, 10 करोड़ का इनाम इसके ऊपर रख दिया है। तहरीके तालिबान पाक का खूंखार कमांडर, इसका नाम काजिम है। काजिम खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले का रहने वाला है। कुर्रम जिला प्रशासन ने बताया कि यह कई हमलों में शामिल रहा है। सैन्य काफिलों और शियाओं के यात्री वाहनों पर भी अटैक कर चुका है। काजिम पर कुर्रम के उपायुक्त की हत्या की साजिश का आरोप है। दावा है जावेदुल्लाह महसूद को मारने की साजिश इसी ने रची थी। अब खूंखार कमांडर काजिम के टारगेट पर असीम मुनीर है। यही मुनीर को डर है। टीटीपी चीफ कमांडर की चुनौती ने पाकिस्तान को हिला दिया है। अपनी सेना प्रमुख को धमकी के बाद पाक बिलबिला गया है। पाकिस्तान ने मुनीर को धमकाने का पर इनाम घोषित किया। काजिम के खिलाफ पाकिस्तान ने 10 करोड़ का इनाम रखा है, यानी काजिम को गिरफ्तार करने वाले को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे या इसके बारे में जानकारी देने वाले को। काजिम से जुड़े 3 टीटीपी लड़ाकों पर भी भारी इनाम घोषित किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान को आतंकी गुट घोषित कर बैन कर दिया है। इसकी वजह टीटीपी का लंबे समय से पाक फौज को निशाना बनाना है। खासतौर से अफगान बॉर्डर के पास इस गुट ने हमले किए हैं और यही पाक और अफगान के बीच तनातनी की वजह भी है, क्योंकि टीटीपी दोनों देशों के सरहदी इलाकों में ऑपरेट करता है। टीटीपी की सक्रियता से दूसरे उग्रवादी गुट भी अब फन उठा रहे हैं। तो मुनीर को जो मारना चाहता है उसने पाकिस्तान के 22 जवानों को मार दिया है, उनके असलहे लूट लिए हैं, चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया है। लेकिन यह कोई मामूली शख्स नहीं है। टीटीपी तालिबान ने पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों पर हमले किए। उसमें देखिए बेनजीर भुट्टो से लेकर मलाला यूसुफजई तक हैं जिन पर अटैक किया गया है। देखिए टीटीपी ने अब तक किसे किसे मारा है, इससे आपको अंदाजा होगा कि मुनीर को मारना आसान नहीं है। तहरीके तालिबान ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। इनमें सबसे बड़ा हमला था बेनजीर भुट्टो की हत्या। दावा है टीटीपी ने बेनजीर की हत्या की थी। 2007 में पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की जान गई। रावलपिंडी में बिलाल नाम के शख्स ने आत्मघाती हमला किया था। मुशर्रफ ने हमले के लिए टीटीपी को जिम्मेदार ठहराया। पहले तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इससे इनकार किया, लेकिन 2018 में टीटीपी ने अपनी किताब में बेनजीर की हत्या की बात कबूली। इसके अलावा टीटीपी ने 2012 में मलाला यूसुफजई पर हमला किया था। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला को सिर में गोली मार दी थी। पेशावर 2014 में पेशावर में आर्मी स्कूल पर भीषण हमला किया था। इसमें 131 स्कूली बच्चे समेत 150 लोग मारे गए। 2009 में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर पर भी अटैक हुआ। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स के आंकड़ों के मुताबिक सोचिए 2006 के बाद से 83,000 पाकिस्तानियों को टीटीपी मार चुका है। 83,000। इसमें सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और कई सैनिक शामिल हैं। यही टीटीपी अब मुनीर को मारना चाहता है। सोचिए पाकिस्तानी सेना भाग खड़ी हो रही है चेकपोस्ट से, तालिबान से नहीं लड़ पा रही है, लेकिन सऊदी के साथ जो डील हुई है पाकिस्तान की सैन्य सुरक्षा देने की डील, यानी इनकी सेना से इनका मुल्क नहीं संभल रहा है तालिबान से, लेकिन अब ये सऊदी अरब को सुरक्षा देंगे। जी हां, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो डील हुई थी, ये डील अब सामने आ गई। क्या है ये डील, देखिए जरा। पाकिस्तान अपनी सेना को भाड़े पर देना शुरू कर रहा है। अब इसके लिए शाहबाज ने सऊदी अरब से समझौता किया। कुछ दिन पहले आपको याद होगा पाक सऊदी की डील में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक सऊदी अरब में अपने सैनिक भेजेगा पाकिस्तान के 4 सैन्य ब्रिगेड, 2 वायुसेना स्क्वाड्रन और 2 नौसैनिक बेड़े सऊदी अरब जाएंगे। बख्तरबंद, तोपखाना, पैदल सेना, रॉकेट बल की यूनिट भी शामिल है इसमें। टैंक, गोला बारूद, मोर्टार और शॉर्ट रेंज मिसाइलें भी देगा। कुल 25,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सऊदी अरब में तैनात किया जाएगा, जिनकी कमान एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल संभालेंगे। इसके बदले हर पाकिस्तानी सैनिक को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। करीब 4 लाख पाकिस्तानी रुपए हर सैनिक को मिलेंगे। मतलब पाकिस्तान ठेकेदार के तौर पर सैनिक भेजकर पैसा वसूलेगा। साथ ही सऊदी अरब बदले में 83,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान में निवेश करेगा। यानी सेना को भाड़े पर देकर अर्थव्यवस्था सुधारने के मंसूबे पाकिस्तान के, और इसके लिए बाकायदा पाक और सऊदी अरब के बीच डील हुई है। इस समझौते का उद्देश्य सऊदी अरब को सुरक्षा देना है। पाकिस्तान इस डील से अपना कर्जा उतारने में जुटा हुआ है। आज की एक और खबर है, सीएम फेस तय लेकिन योगी का भय। आज बिहार से बड़ी खबर आई, वो ये कि तेजस्वी यादव
बिहार में महागठबंधन के सीएम फेस होंगे। अब तक खींचतान मची हुई थी कि आखिर तेजस्वी कह रहे थे मुझे सीएम फेस घोषित करो, आज घोषित कर दिया गया। तेजस्वी सीएम फेस, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी की बहन मीसा भारती कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ बिहार में क्यों आ रहे हैं प्रचार करने, योगी को आखिर बिहार में प्रचार करने की जरूरत क्या है और योगी राम कृपाल यादव के लिए क्यों प्रचार कर रहे हैं। वहां से पाप योगान होता है, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। योगी जी का बिहार में क्या काम है? आप उन्हीं जातियों को यूपी में आप गाली देते हैं, आप दानापुर में आकर के नॉमिनेशन में शामिल होते हैं। आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे, आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। बिहार चुनाव में महागठबंधन ने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। एक तरफ उसने तेजस्वी के नाम पर मोहर लगाई तो दूसरी ओर उनका बड़ा डर फिर सामने आ गया। महागठबंधन को सबसे ज्यादा खौफ सीएम योगी का है। उन्हें चिंता सता रही है कि महीनों से उन्होंने जो प्लान और प्रचार किया, कहीं बुलडोजर बाबा उन्हें मिट्टी में न मिला दें। क्योंकि पिछले 4 चुनाव में योगी जहां जहां गए 80% के स्ट्राइक रेट से जीत दिलाई है। मतलब योगी का प्रचार विपक्ष की हार की गारंटी बन जाता है। योगी बिहार में 20 से ज्यादा रैलियां करने वाले हैं। कांटे की टक्कर वाली 70 से 80 सीटों पर योगी प्रचार करेंगे तो क्या विपक्ष की हर चाल और चेहरा बेअसर हो जाएगा। अब देखिए आखिर आरजेडी को, खासतौर पर तेजस्वी यादव की बहन को क्या परेशानी है योगी के प्रचार से। मीसा भारती क्या कह रही हैं? एक तरफ बिहार चुनाव में योगी के प्रचार की बहुत डिमांड है कि योगी आए प्रचार करें। एनडीए के ज्यादातर उम्मीदवार योगी से रैली की डिमांड कर रहे हैं और अब 15 दिन से 20 से ज्यादा रैलियां होने वाली हैं योगी की। वही विपक्षी पार्टियां योगी के तूफानी प्रचार से परेशान है। लालू की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती ने योगी पर अटैक किया। कहा यूपी के सीएम योगी का आखिर बिहार में क्या काम है। योगी हर जगह हिंसा और नफरत फैलाने वाला भाषण देते हैं, वो बिहार में फैक्ट्री या कारोबार बढ़ाने की कोई बात नहीं करते। यूपी में जिनके राज्य में यादव समाज का अपमान हो रहा है, बिहार में सीएम योगी उन्हीं यादवों से वोट मांग रहे हैं। पटना से सटी दानापुर सीट पर मीसा प्रचार कर रही थी और दानापुर में पिछले हफ्ते योगी की रैली में लाखों लोग जुटे। दानापुर में पिछले हफ्ते योगी की रैली थी, राम कृपाल यादव के लिए वोट मांग रहे थे। राम कृपाल यादव यादव समाज से आते हैं, इस पर निशाना साध रही थी मीसा। राम कृपाल पहले आरजेडी में थे, फिर बीजेपी से पाटलिपुत्र के सांसद रहे, लेकिन 2024 में मीसा ने राम कृपाल को लोकसभा में हरा दिया और अब वो जेल में बंद आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल के लिए वोट मांग रही थी और सबसे ज्यादा निशाना स्टार प्रचारक सीएम योगी पर कर रही। मीसा से पहले अखिलेश भी योगी के प्रचार पर सवाल उठा चुके हैं। अखिलेश ने कहा था योगी स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक हैं। सुनिए जरा मीसा भारती क्या कह रही और योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। योगी जी का बिहार में क्या काम है? आप उन्हीं जातियों को यूपी में आप गाली देते हैं, आप दानापुर में आकर के नॉमिनेशन में शामिल होते हैं। यहाँ बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है बिहार में। बिहार में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की आवश्यकता है। तो योगी जैसा, मतलब योगी जी ने ये साफ कर दिया कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बनने जा रहा है। मतलब कि चाचा जी, हमारे चाचा जी का पत्ता तो साफ इन लोगों ने कर दिया है। उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे, आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। देखिए योगी आदित्यनाथ आरजेडी पर टारगेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी पहले दिन से कह रही है कि तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करो और आज घोषित हो गए। लेकिन यह शुरू कैसे हुआ?
आज बड़ी बैठक थी महागठबंधन की। सबसे पहले इसमें तेजस्वी पहुंचे, अशोक गहलोत पहुंचे, मुकेश सहनी पहुंचे। दीपांकर भट्टाचार्य, अशोक गहलोत, यहां मीटिंग हुई और इस मीटिंग में फैसला किया गया। इस मीटिंग पर सवाल भी उठे, ये आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए फैसला क्या हुआ। और उस फैसले के बाद महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया और बाकायदा अशोक गहलोत ने तेजस्वी के नाम का ऐलान किया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अशोक गहलोत ने तेजस्वी पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। अब देखिए ऐलान कैसे हुआ, ये आप देख रहे हैं। ये तय है कि सीएम फेस महागठबंधन से तेजस्वी हैं, नंबर 1 पर खड़े हैं। डिप्टी सीएम भी तय हो गया, नतीजों से पहले मुकेश सहनी होंगे। लेकिन कांग्रेस जो दूसरी बड़ी पार्टी है महागठबंधन में, उसका डिप्टी सीएम अब तक नहीं पता। चुनाव से 11 दिन पहले महागठबंधन ने ऐलान किया और कह दिया कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस होंगे। मतलब महागठबंधन बिहार की सत्ता में आई तो सीएम तेजस्वी होंगे। कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी समेत 7 पार्टियों के कुल 14 नेता मंच पर थे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया और कहा कि हमारी सरकार बनी तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। डिप्टी सीएम और लोग भी बनाए जाएंगे जो अलग अलग समुदायों से होंगे। मतलब जो कांग्रेस आरजेडी के बाद सबसे ज्यादा 61 सीट पर लड़ रही है, उसके कोटे से डिप्टी सीएम कौन होगा यह अब तक साफ नहीं है। जबकि 15 सीट पर लड़ रहे वीआईपी के सहनी ने अपना नाम फाइनल कर लिया। खबर है मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के नाम को लेकर अड़ गए थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने को तैयार नहीं थे, गठबंधन छोड़ने की धमकी दे रहे थे। सहनी की धमकी से पटना से दिल्ली और आरजेडी से कांग्रेस में हड़कंप मच गया। कांग्रेस आलाकमान ने कह दिया कि सहनी की बात मान लेनी चाहिए। मतलब जो कांग्रेस सीएम फेस के नाम पर ज्यादा सीट की मांग कर रही थी, उसे सीट भी कम मिली। सीएम और डिप्टी सीएम फेस पर भी झुकना पड़ा है और करीब 10 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आपस में ही लड़ रहे हैं। यह है हालात। अब सुनिए जरा ऐलान के बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में। ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंके। क्या हम भूल गए कि किस तरीके से मां बहनों की इज्जत लूटी जाती थी? क्या हम भूल गए कि अपहरण एक धंधा बन चुका था, एक उद्योग बन चुका था? उसे शर्म नहीं आती है? अरे इतिहास पढ़ो, अपने पिताजी का, माताजी का किरदार जानो। तुम्हारे माताजी और पिताजी के समय में किस तरीके की सरकार चली है? एक दूसरे को ठगने का काम किया और लोग कह रहे हैं बहुत देर कर दी हजूर आते आते, अब सब लुटिया गोल हो गया। इस तरीके से हमारे दशरथ माँ जी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। उनके नेतृत्व में कई चुनाव लड़े जा चुके हैं। वो पराजित योद्धा हैं और इस युद्ध में भी उनकी पराजय तय है, नया कुछ दिखाने के और करने के लिए नहीं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ऐलान हो गया तेजस्वी के नाम का, लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी एक सवाल उठा रही है कि आखिर जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां राहुल गांधी का चेहरा क्यों नहीं था? चलो बिहार बदले, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। बीजेपी कह रही है पोस्टर लगा है, इसमें तेजस्वी की तस्वीर तो है, लेकिन बाकी किसी साथी की तस्वीर क्यों नहीं? तो क्या महागठबंधन से राहुल आउट हैं? विरोधी सवाल पूछ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं महागठबंधन का कोई मिशन नहीं है, इसमें केवल विभाजन और भ्रम है। तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लालू को चारा घोटाले में सजा हुई है और महागठबंधन के पोस्टर से राहुल गांधी को गायब कर दिया गया। ये कैसा गठबंधन है? 243 सीट और उनके 255 उम्मीदवार। इसके अलावा तेजस्वी ने कहा हमने तो क्लियर कर दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा,
लेकिन बीजेपी के लोग नीतीश जी को सीएम नहीं बनाएंगे। चुनाव के बाद ये लोग जेडीयू को भी खत्म कर देंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं लालू अपने परिवार के अलावा किसी को सत्ता नहीं दे सकते हैं। ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला दिन है। पंजीकृत अपराधी और चोर का बेटा सीएम कैंडिडेट। पप्पू यादव कह रहे हैं बिहार में वोटिंग सिर्फ राहुल की तस्वीर पर होगी, किसी और की तस्वीर पर नहीं। गठबंधन में सभी पार्टी के नेताओं की तस्वीर होनी चाहिए थी। यह सही नहीं है और इससे सही संदेश नहीं जाएगा। शहनवाज हुसैन साहब कह रहे हैं महागठबंधन ने महाभूल कर दी है। उनका एमवाई समीकरण अब मुस्लिम यादव नहीं है बल्कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव हो गया है। कांग्रेस ने तेजस्वी और लालू के सामने घुटने टेक दिए। मुकेश सहनी कह रहे हैं जब तक बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। महागठबंधन मजबूत है, हम सरकार बनाएंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं बिहार में जंगल राज लौटेगा तो लालू के बेटे ही सीएम होंगे। तेजस्वी बड़ी बड़ी बात कर सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जब इनके मां बाप का राज था तब क्या किया इन्होंने? बिहार को सोने की लंका बना देंगे, बस यही सुनना बाकी है। आइए आपको सुनवाऊं, तेजस्वी के नाम का ऐलान होते ही उन पर जमकर हमला होने लगा। सुनिए। कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, और गौराबोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। लचर गठबंधन है। बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मुख्यमंत्री मान लिया है। अब मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समाज के बेटा, उनको भी उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। ये महागठबंधन की एकजुटता है। दूसरी ओर एनडीए वाले तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हिम्मत है तो एनडीए घोषित करे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। लालू जी जब तक नेतृत्व नहीं मनवा लिए तब तक सीटों पर एक दूसरे के उम्मीदवार उतारते रहे। ये देखिए, यही अराजकता का प्रतीक है। गुंडागर्दी करके बेटा को सीएम फेस बनवा रहे। किसी का सिंगल चेहरा होना चाहिए और अब गठबंधन में सबका होना चाहिए। गठबंधन में तीनों जो गठबंधन है उनका होना चाहिए। तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मतलब ही होता है सभी लोग। बिल्कुल, ये सही नहीं है और इसका संदेश गलत जाए। एनडीए ने तो अनाउंस ही नहीं किया। वो तो कह रहे विधायक तय करेंगे कौन नेता होगा। तो बताइए लेट कौन हो रहा है? लेट बिहार हो गया है। 20 साल लेट हो गया बिहार विकास के रास्ते पर। हमें उसकी चिंता करनी चाहिए, हम नहीं लेट हुए। एमवाई समीकरण वाली ये पार्टी का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है बल्कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हो गया है। महागठबंधन में दरार है। कांग्रेस ने घुटना टेका है लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने। तो क्या महागठबंधन में सब ठीक हो गया है? लेकिन एक तस्वीर आई जो सवाल उठा रही है। जो कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन कर रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं टिकट चोर बिहार छोड़। आरोप लगा रहे हैं टिकट चोरी के, टिकट बिकने के महागठबंधन के नेताओं पर, कांग्रेस पर। कौन बेच दिया है कांग्रेस का टिकट? यह कृष्णा अल्लावरू, शकील खान, राजेश राम, सारे जो सह प्रभारी हैं, चाहे सुशील पासी हो, चाहे वो शहनवाज आलम हो, चाहे वो देवेंद्र यादव हो, सब लोगों ने इन्होंने मिल करके सौदेबाजी करके बिहार के दलितों को, बिहार के अति पिछड़ों को बेवकूफ बनाने का क्या है। मैं 113 वोट से हारा हूं गत चुनाव में 2020 में। दूसरे व्यक्ति 30,000 से हारे हैं। जस्ट हमारे बगल के कंस्टिट्यूंसी में 10,000 से लगभग हारे हैं। उनको टिकट मिलता है और 113 से हारने वाले को नहीं मिलता। अगर ये न्याय उचित है तो फैसला आपके हाथ में है। ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये लोग एजेंट है, ये लोग कॉर्पोरेट के एजेंट हैं। जो अध्यक्ष हैं उन्होंने खुद ही कहा कि हम बहुत कमजोर हैं। तो भाई अध्यक्ष और सीएलपी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़े। हम लोगों का मांगना यह है कि ये कोई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हो जो कि यहाँ का चुनाव का दैनिक कार्य को देखे। जितना जल्दी हो सके इन चीजों पर लगाम नहीं लगाया जाएगा तो बिहार कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आज उनके लोगों ने किस तरह से मुसलमान लीडरशिप के साथ अब मुसलमानों के साथ छल करने का काम किया। दूसरी तरफ देखिए नीतीश कुमार जोर शोर से प्रचार में लगे। तस्वीर आप देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर मंडल में नीतीश कुमार प्रचार कर रहे थे। तो देखिए दो तस्वीरें साफ हो गई कि बिहार में सीएम की रेस में दो लोग हैं, एक नीतीश कुमार और एक तेजस्वी यादव।
कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन किधर कुर्सी खींच ले जाएगा, 14 तारीख को पता चलेगा। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, कौन कितना ताकतवर है और कौन कितना कमजोर। तेजस्वी यादव ने 9वीं तक पढ़ाई की है, क्रिकेट में करियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी, क्लब स्तर पर ही क्रिकेट खेला, सियासत में आ गए। तेजस्वी यादव 8 करोड़ की संपत्ति के मालिक है, उनके पास 1 किलो सोना, 3.5 किलो चांदी है। तेजस्वी युवा चेहरा है, बदलाव की बात करते हैं, बिहार में नौकरी और रोजगार के बड़े दावे किए। नीतीश सरकार को हर मुद्दे पर घेरने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन परिवार पर जंगलराज और भ्रष्टाचार का आरोप है। तेजस्वी पर खुद 18 आपराधिक केस हैं और IRCTC जमीन घोटाले में आरोप तय हो चुके हैं। इसलिए विपक्ष तेजस्वी के खिलाफ हवा बनाने में लगा और सीएम फेस होने के बाद भी चुनौती बड़ी है। दूसरी तरफ देखिए, नीतीश कुमार के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, बिजली विभाग में नौकरी भी कर चुके हैं। जेपी आंदोलन से जुड़े और सियासत में आए नीतीश की कुल संपत्ति 2 करोड़ है। सीएम के पास 2 सोने और 1 चांदी की अंगूठी है, 12 गाय हैं, 9 बछड़े हैं, दिल्ली में एक घर है। लंबे वक्त तक बिहार के सीएम रहने का रिकॉर्ड है, 20 साल से सत्ता में है, शासन चलाने का अनुभव है, ये मजबूती है। नीतीश की पहचान बिहार में सुशासन बाबू के रूप में होती है। जंगलराज और भ्रष्टाचार के दौर से बिहार को निकाला है। विपक्षी दल उनकी उम्र और थकान का हवाला देकर उन्हें घेरते हैं। 20 साल से सीएम रहने से सत्ता विरोधी लहर भी बन रही। बीजेपी सीएम के लिए सीधे उनके नाम का ऐलान नहीं कर रही है, भी बस यही कह रही है नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब बहुमत मिलने पर एनडीए नीतीश को बदल भी सकती है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। जो भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। हमने बताया 70,000 मर्डर हुए, कई रेप हुए। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बिहार में 200 राउंड गोलियां ना चलती हो। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। लेकिन आजकल जब क्लेम करते हैं, हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं। इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं कि कोई काम नहीं होता था, और कितना ज्यादा होता था जी। कोई बाहर नहीं निकलता था, आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई नहीं था, कोई इंतजाम कहीं पर नहीं था, इलाज तक नहीं होता था, क्या हालत था। पिछले कुछ वक्त में कुछ सर्वे हुए, अब 2 तस्वीरें तो साफ हैं कि नीतीश बनाम तेजस्वी की लड़ाई है बिहार में। कुछ सर्वे हैं, वो सर्वे क्या कह रहे हैं? वो सर्वे कह रहे हैं एनडीए 130 सीट पर जीत सकती है, महागठबंधन 120 से 107। दूसरा सर्वे कह रहा है एनडीए 148 से 164, महागठबंधन 75 से 90। तीसरा सर्वे कह रहा है एनडीए 40% वोट ले सकती है, महागठबंधन 38.3% वोट ले सकती है। चौथा सर्वे कह रहा है एनडीए 158 और महागठबंधन 66 सीटें जीत सकती है। आइए अब आपको सुनवाऊं बिहार के लोग क्या कह रहे हैं, बिहार की जनता क्या कह रही है। क्या तेजस्वी बेशक महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार हैं, बिहार के लोग क्या सीएम बनाएंगे? सुनिए। बीजेपी की सरकार है तब से तो थोड़ा डेवलपमेंट ऑब्वियसली बिहार में दिखने को मिला है, रादर देन जब आरजेडी की सरकार थी तब इससे तो नहीं दिखता है कि कोई अच्छा काम हुआ है या फिर उस मतलब घोटाला ही ऑप्शन हुआ है। उसके अलावा तो कुछ ऑप्शन, उनकी जेब भरी गई है, पब्लिक यहाँ तो कुछ नहीं है। बदलाव चेंजेस की जरूरत भी है, तो मैं भी लगता है कि उम्मीद उनके आने पे कुछ चेंजेस हो सके। यूथ में अभी यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है, लोगों के अंदर एक बदलाव की भावना तो जगी हुई है। मुमकिन है जब बदलाव हो तो तेजस्वी यादव हों। युवाओं को रोजगार चाहिए और बदलाव चाहिए, बिहार में यही दिख रहा है अभी। करप्शन बस सबसे बड़ा मुद्दा है, ये करप्शन। नीतीश कुमार ने काम किया है, लेकिन ये 20 सालों में उन्होंने एक अलग तरह का गुंडई स्टार्ट करा दिया है अफसरों के थ्रू। घर की बहन बेटियों सेफ रहेगी या नहीं रहेगी, एक लोगों के मन में डर का माहौल बना हुआ रहता है। इस कारण से शायद हो सकता है कि लोग आरजेडी प्रेफर ना करते हों। उम्मीद लग रहा है कि आरजेडी का सरकार बनेगा, सरकार बदलाव होना चाहिए। बदलाव हर नौजवान सोच रहा है लोग। अब इस बीच बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले एक बड़ी घटना हुई।
जानकारी मिली कि बिहार चुनाव में माहौल खराब करने की कोशिश थी, इसलिए दिल्ली में एनकाउंटर हुआ। बिहार के गैंगस्टर ढेर कर दिए गए दिल्ली में आधी रात। ज्वाइंट ऑपरेशन में ढेर किए गए बिहार के गैंगस्टर। क्या मंसूबे थे इनके, बिहार चुनाव में क्या करने वाले थे, ये देखिए जरा। बिहार चुनाव में 4 नामी बदमाशों का दिल्ली में एनकाउंटर हुआ। ये बदमाश बिहार चुनाव में बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली नेपाल के बीच घूम रहे थे। बिहार और दिल्ली पुलिस ने जाल बिछाकर रात में घेराबंदी की। फायरिंग कर बदमाश भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस की ज्वाइंट टीम ने भी जवाब में ताबड़तोड़ गोलीबारी की और चारों बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। चारों बदमाश सिग्मा गैंग के खूंखार गैंगस्टर बताए जाते हैं। बिहार के सीतामढ़ी में 6-7 साल से सिग्मा गैंग चल रहा था। इस गैंग का सरगना 25 साल का नामी बदमाश रंजन पाठक था। रंजन पाठक पर बिहार में हत्या और लूट के कई केस दर्ज हैं। रंजन ने युवाओं का एक खतरनाक गैंग बना रखा था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। बिहार में चुनाव नजदीक आते ही यह गैंग ज्यादा सक्रिय हो गया था। यह गैंग बिहार में जबरन वसूली और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता था। पिछले 3 महीने में इस गैंग ने 5 लोगों की हत्या की है और इसके बाद से बिहार की पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। दिल्ली का एक अपराधी अमन ठाकुर दिल्ली में शरण लिया हुआ था। पुलिस ने खुफिया जानकारी जुटाई और चुनाव से पहले एनकाउंटर कर दिया है। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है इस एनकाउंटर के बाद। बिहार में सीतामढ़ी में वहां पर इन्होंने कई सारे क्राइम में ये लोग इन्वॉल्व थे। इन चारों लोगों को टेक्निकल इंटरसेप्शन के बेस पर इनकी लोकेशन ली जा रही थी लगातार, लेकिन ये लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। पुलिस की टीम पर फायरिंग होने पर सेल्फ डिफेंस में इन पर फायरिंग किया, जिसमें ये चारों लोग इंजर्ड हो गए। हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया। तो बिहार में चुनाव है लेकिन छठ भी है। छठ के लिए यात्री जाने शुरू हो गए हैं, लेकिन देखिए जरा ट्रेन का हाल क्या है। जालंधर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बिहार जाना है लेकिन गेट तोड़े दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए जरा। ट्रेन में सफर करना है, ट्रेन चल दी। अंबाला कैंट की तस्वीर आप देख रहे हैं और उसके बाद ट्रेन में बैठना भी है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं। ये ट्रेनों का आलम है, जबकि प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ नहीं, लेकिन ट्रेन खचाखच है। अगली तस्वीर देखिए जरा। एक और तस्वीर है। ट्रेन चल रही है, मुंबई से चल रही है बिहार के लिए और ट्रेन में कदम रखने की जगह नहीं। अरे तोड़ ही देंगे क्या भाई साहब, थोड़ा तो सब्र कर लीजिए। छठ पर सबको घर जाना है, इनको भी और उनको भी। लेकिन आपको ऐसी क्या जल्दबाजी है कि मैडम जी को खिड़की से ही लैंड करा दिया। थोड़ा तो सब्र कर लीजिए।
रमेश सुरेश जा रहे हैं, मुन्नी चुन्नी भी जा रही हैं, पिंकू रिंकू भी है, पूरा परिवार है। मोटरी गठरी बोरिया बिस्तर लेकर निकल पड़े हैं। जाइए, लेकिन जल्दबाजी मत करिए, धैर्य रखिए। रेलवे ने बड़ी तैयारियां की हैं, उन तैयारियों का फायदा उठाइए। और आइए आपको दिखाऊं कि देखिए कैसे खुद रेल मंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, खुद अश्विनी वैष्णव वॉर रूम में है, एक एक तस्वीर देख रहे हैं, एक एक सीसीटीवी देख रहे हैं, क्योंकि रेलवे की पहली प्राथमिकता यह है कि भगदड़ ना मचे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर इससे पहले कई घटनाएं हुई जिसमें भगदड़ मची है और बड़े हादसे हो गए। इसलिए रेल मंत्री की पहली कोशिश है प्रॉपर मैनेजमेंट हो, प्रबंधन ठीक हो, यात्री प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो बहुत भीड़ ना हो। देखिए जरा रेलवे ने अपने स्तर पर क्या तैयारियां की हैं। दिल्ली के रेल भवन में एक विशेष वॉर रूम तैयार किया गया है। इस वॉर रूम से रेलवे स्टेशनों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। भीड़भाड़ वाले 35 स्टेशनों को एक साथ मॉनिटर किया जा रहा है। हर रेलवे स्टेशन पर एक मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है। रेलवे मंत्री के साथ आला अधिकारी खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। वॉर रूम से भीड़ की स्थिति, ट्रेनों के संचालन पर पैनी नजर है। 76 स्टेशनों पर वेटिंग एरिया को परमानेंट किया जा रहा है। अगले 5 दिनों में 1500 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक विशेष ट्रेनों के 12,000 फेरे होंगे। भीड़ को देखते हुए 10,700 गाड़ियों को पहले से रिजर्व किया गया है। करीब 3,000 गाड़ियां डिमांड पर मूव करने की तैयारी की गई है। 19 अक्टूबर तक विशेष ट्रेनों से 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों ने सफर किया है। 3 दिनों में दिल्ली से 15 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया है। सुनिए जरा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं। वॉर रूम्स बनाए गए हैं। एक वॉर रूम ऑपरेशनल होता है डिवीजन लेवल पे, दूसरा जोनल लेवल पे और तीसरा रेलवे बोर्ड के लेवल पे। रेलवे बोर्ड के लेवल पे डिवीजन और जोन का फीड भी यहाँ पर आता है। साथ ही साथ हर बड़े स्टेशन पे एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस पूरी व्यवस्था से देश भर में हर स्टेशन की क्या पोजीशन है, कहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियां चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल पा रहा है। ये जो रेलवे जो बहुत सारे ट्रेन चला रहा है, मतलब त्योहार के स्पेशल ट्रेन चला रहा है, जितना भी हो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा चला रहा है। स्टेशन पे तो बहुत सारी व्यवस्था है। यहाँ आपके बाहर चले जाइएगा तो टेंट वगैरह लगा है, खाना पीना, आपका मोबाइल चार्जिंग वगैरह सबका सुविधा दे रहा है रेलवे। बहुत अच्छा काम हो रहा है। छठ में जाएंगे हम जरूर, भले दिवाली होली में ना जाए, लेकिन छठ में हम लोग को जाना जरूर रहता है, क्योंकि हम लोग एक महीना 2 महीना पहले से अपना टिकट करके रखते हैं। जो 186 नई पूजा स्पेशल ट्रेनें चली हैं वो बहुत अच्छी ट्रेन चली हैं, काफी अच्छा व्यवस्था दिया गया है। अगर भीड़ रह रही है तो भीड़ के लिए आगे टेंट दिए हैं, चार्जिंग पॉइंट, वॉशरूम, हर चीज की व्यवस्था बढ़िया से की है सरकार ने। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन ही है मेरे लिए, तो गवर्नमेंट ने अपने साइड से बहुत अच्छे एफर्ट डाले हैं, बहुत मल्टीपल अच्छे स्पेशल ट्रेन भी चलाए हुए हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश क्या कर रहे हैं योगी। यूपी में अपराधियों का कंप्लीट हिसाब हो रहा है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, पहली तस्वीर देखिए जरा। यह महिला जा रही थी, पीछे से 3 बदमाश गए और उसका मंगलसूत्र खींच लिया। देखिए वो गली में थी, दुकानें बंद थी, चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो रहा था। यूपी के जालौन की तस्वीरें। मंगलसूत्र छीनकर भाग गए, लेकिन ये हरकत इन्होंने यूपी में की है तो इसका हश्र क्या होना था। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए पुलिस ने पूरी मरम्मत कर दी। यही वो तीनों हैं जो मंगलसूत्र छीन कर भागे थे। अब जरा 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये है वो 2 तस्वीरें, एक में मंगलसूत्र छीन कर भाग रहे हैं और दूसरे में पुलिस ने पकड़ा। उसके बाद देखिए चाल बदल गई। इसी तरह की एक और हरकत हुई, देखिए ग्रेटर नोएडा में बदमाश गाड़ी से आए और महिला को धमकाते रहे, अश्लील इशारे करते रहे सड़क पर। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है। 20 से 25 मिनट पहले भी कॉल किया है, अभिजीत ये नवीर हमारा है जो डंडा नीचे कर रहा है सड़क पे। वही कुर्ते में कौन है? आती हूँ, पीछा कर रहे हैं।
कोई ना देखिए बदमाशी कर ली यूपी में, उसके बाद देखिए ये तस्वीर, रात में गुंडागर्दी कर रहे थे और उसके बाद देखिए सेक्टर 49 गौतम बुद्ध नगर, अब ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक गुंडागर्दी की आधी रात को और दूसरा पुलिस ने हिसाब किताब किया उसके बाद। इन तस्वीरों से एक चीज हुई कि यूपी में अपराधी डरने लगा है, खौफ खाने लगा है। उसका रिपोर्ट कार्ड देखिए जरा, क्या कहता है रिपोर्ट कार्ड। 3 हफ्ते पहले राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, रिकॉर्ड ब्यूरो जिसे आप एनसीआरबी कहते हैं, क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट रिलीज हुई है। इसके मुताबिक यूपी में क्राइम रेट लगातार कम हो रहा है। यूपी में अपराधों की संख्या 25% कम हो गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में यूपी बहुत नीचे आ गया है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा इस लिस्ट में कहीं आगे। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी यूपी 17वें नंबर पर है। यूपी में घरेलू हिंसा और दहेज जैसे केस पर तुरंत कार्रवाई होती है। 2023 में महिला अपराध में जितनी भी चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें 77% के साथ सबसे आगे यूपी रहा है। यानी अपराधियों पर कार्रवाई में जब चार्जशीट दाखिल होती है, उसके बाद ट्रायल शुरू होता है, फिर सजा होती है, यूपी इसमें 77% आगे। और उन सभी मामलों में पुलिस ने एक्शन लिया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में सांप्रदायिक दंगों की संख्या 0 है। साथ ही यूपी में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 1/4 कम है। सीएम योगी भी बार बार बदमाशों को चेता चुके हैं कि अगर अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। सुनिए जरा, पिछले दिनों योगी ने अपराधियों को क्या मैसेज दिया है। बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। यूपी के बदायूं से एक और तस्वीर सामने आई है। देखिए बदायूं में क्या हुआ। गौवंश की हत्या का आरोप लगा। हिंदू संगठनों में गुस्सा था। आप देख रहे हैं सर पर गौवंश का कटा हुआ सिर रखा हुआ। 8 गौवंशों के सिर कटे हुए पाए गए हैं और सब सहयोगी हमारे साथ में हैं जो हमारे हैं और हमारे लिए खड़े रहते हैं। इसी तरीके से वो गौ माता के लिए भी खड़े हैं। अब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और पुलिस। और उसके बाद गौवंश की हत्या के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सड़क पर ही गाय का सिर रखकर प्रदर्शन किया। संगठन ये मांग कर रहे थे कि कार्रवाई की जाए और उसके बाद देखिए कार्रवाई हुई। जिन्होंने हत्या की थी गौवंश की, उनका एनकाउंटर हो गया। तो यूपी में आपने देख लिया एक्शन कैसे होता है। एक और एक्शन हो रहा है 7 समंदर पार। आज हैदराबाद में क्यों हुआ हंगामा आपको बताऊं। अगली तस्वीर देखिए जरा। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी लता आखिर क्यों उतर आई। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। एमआईएम के एक कार्यकर्ता पर, नेता पर आरोप है इसे गोली मारने का, जिसे इस वक्त आप एम्बुलेंस में देख रहे हैं। సికింద్రాబాద్ విశ్వాసమైనటువంటి పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంది. ఎన్నోసార్లు మన ముఖ్య ఉమ్మాయిన్ కొడుకు ఇట్లా చౌరస్తా కార్యక్రమం దాడి చేసినప్పుడు కూడా పోలీసులు పట్టించుకోలేదు. గన్ షూట్ చేసి అర్థాంత అయితే పోలీసులు అక్కడి నుంచి తీసుకురాలే పరిస్థితి. నేను మళ్ళా చౌరస్తా కార్యక్రమం వెళ్ళి మా కార్లో తీసుకుని శ్రీకారాజ్ హాస్పిటల్ కన్సల్ట్ చేసి ఇమ్మీడియట్ గా మళ్ళా। उसके बाद देखिए बवाल शुरू हुआ। उसके बाद हिंदू संगठनों ने बवाल किया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बवाल किया।
पुलिस ने जो कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे उसके बाद उन्हें डिटेन किया, हिरासत में लिया। इसका संरक्षण करना ये गौ संरक्षण है, और इस संरक्षण करने वाले युवा पीढ़ी संविधान का संरक्षण कर रहे हैं वो लोग। अगर पुलिस इस हत्या करने वाले को न पकड़कर कोर्ट को अगर हवाले नहीं किया, इसका मतलब है इनको पुलिस का मदद दे रहा है, और पुलिस के हिम्मत से ही ये लोग ऐसे गन्स लेकर रोड पे खुले आम फिर रहे हैं। कौन दिया इनको लाइसेंस? ये MIM का बंदा है, दम है, न्याय दिलाना चाहते हैं। तो आज मैं अपने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से कहती हूँ, ललकारती हूँ उनको, हिम्मत है तो मेरा गौ संरक्षक प्रशांत को न्याय दिलवाइए। जिसने बुलेट चला लिया वो हवा से तो नहीं निकलती है। अब की बार मत कहना ये पागल बंदा है, तो पागल के हाथ गन कैसे आया? गन देने वाले सभी को कटकटे पीछे रखना है और जेल के पीछे रखना है। हजारों युवा पीढ़ी मर चुके हैं पुरानी बस्ती में गौ संरक्षण करते करते, हाईवे रोड्स पे काट कर फेंक दिए गए हैं। आज पहली बार दया हुई है समय को भी कि प्रशांत की वजह से यह बाहर निकला है, और न्याय मिलना ही चाहिए इसको। सरकार से हम यही कहेंगे, मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे, CP जी से यही कहेंगे, पकड़िए जिसने भी गोली चलाई इसके ऊपर। अटेम्प्ट टू मर्डर है, इट इज गोइंग अगेंस्ट आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान को बचाना मतलब संविधान को बचाने वालों को बचाना है। हम लोग फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। वारदात से पहले आरोपियों के बीच तीखी बहस हुई थी। फिलहाल हम लोग सारी संदिग्ध गाड़ियों पर नजर रख रहे हैं। सारे सबूत कोर्ट में सामने रखे जाएंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अब बात ट्रंप और पुतिन की। आज परेशान बहुत होंगे ट्रंप। हुआ क्या? दरअसल ये मुलाकात हुई थी ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में। इसके बाद फिर मुलाकात होने वाली थी ट्रंप और पुतिन के बीच, लेकिन पुतिन ने मिलने से मना कर दिया। अगली तस्वीर देखिए। पुतिन अपने सैन्य अफसरों के साथ वॉर रूम में मीटिंग कर रहे थे। और दूसरी तरफ पुतिन एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट कर रहे थे। दावा है कि पुतिन ने परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है। पुतिन ने सिर्फ जमीन से नहीं, आसमान और समंदर से भी परमाणु मिसाइल का टेस्ट किया है। अब देखिए जरा पुतिन ने यह टेस्ट क्यों किया है और किसके लिए किया है। रूस ने जमीन, समंदर और हवा में परमाणु परीक्षण किया है। साथ ही रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल टेस्ट किए। इस अभ्यास का निरीक्षण राष्ट्रपति पुतिन ने खुद किया। परमाणु पनडुब्बी से सिनेमा मिसाइलें भी प्रक्षेपित की गई। परमाणु पनडुब्बी को समंदर में तैनात किया गया था। अभ्यास में TU-95 सामरिक बम वर्षक भी शामिल है। TU-95 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागने वाले बम वर्षक हैं, जो उधर आप बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह ड्रिल ऐसे समय में हुई जब ट्रंप और पुतिन मिलने वाले थे और मुलाकात टल गई। पुतिन ने कहा कि इन अभ्यासों की योजना पहले से बनाई गई थी। साथ ही रूस का यह अभ्यास नेटो को जवाब देने की कोशिश है। नेटो ने इस महीने के शुरू में सालाना परमाणु अभ्यास किया था, जिसमें 13 देशों के 60 विमानों ने हिस्सा लिया था। उस अभ्यास में F-35A जेट और B-52 बम वर्षक भी शामिल थे। सुनिए जरा पुतिन क्या कह रहे हैं। आज मैं परमाणु बलों के प्रबंधन के लिए एक निर्धारित प्रशिक्षण अभ्यास पर जोर देना चाहता हूं। आइए अपना काम शुरू करें। अब मंच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को दिया गया है। यह अभ्यास परमाणु अभ्यास कार्रवाई के उपयोग को अधिकृत करने के लिए अभ्यास करने के लिए प्रस्तावित है। अब देखिए, एक तरफ ट्रंप से मिलने से पुतिन ने मना कर दिया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
ट्रंप से मिलने की खबरें थी, लेकिन जहां मुलाकात हो सकती थी पीएम मोदी की, वो मुलाकात भी अब नहीं होगी, क्योंकि पीएम मोदी नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरा टल गया है। पीएम मोदी आसियान समिट के लिए जाने वाले थे। पीएम मोदी की जगह एस जयशंकर इस समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी आसियान समिट में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। समिट 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में होनी थी। मलेशिया ने आसियान के कई साझेदार देशों को भी आमंत्रित किया। ट्रंप 26 अक्टूबर को 2 दिवसीय यात्रा पर कुआलालंपुर जाएंगे। यह पहला मौका होगा जब पीएम मोदी समिट के लिए नहीं जाएंगे। पीएम मोदी अब तक 12 बार आसियान समिट में शामिल हो चुके हैं। 2020-21 में आसियान समिट का आयोजन हुआ था। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक में हुई। कुल 10 सदस्य देश हैं। 2010 में भारत ने आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। अब आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें नहीं जा रहे हैं, और खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या मैसेज हो गया है। जानकारी मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से जो ट्रेड डील है उसमें जो टैरिफ लगता है, उस टैरिफ को कम कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो भारत और अमेरिका के बीच जल्दी ट्रेड डील होने के आसार हैं। चुनिंदा वस्तुओं पर 50% टैरिफ घटकर 15% हो सकता है। बातचीत के टेबल पर ऊर्जा और कृषि सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है। सूत्र बताते हैं कि भारत इनमें कुछ रियायत दे सकता है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद कम करेगा। अमेरिका नॉन जीएम मक्का और सोया मील पर भी दावा कर रहा है। दावा यह कि मक्का और सोया मील के लिए भारत अपने बाजार खोल सकता है। भारत का मानना यह है कि भारतीय किसानों के हित प्रभावित नहीं होंगे इससे, क्योंकि अमेरिकी उत्पाद पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री में खप जाएंगे। अभी भारत सालाना करीब 5 लाख टन मक्का यूएस से आयात करता है। भारत ने साफ किया है कि नॉन जीएम मक्का पर टैरिफ कम नहीं होगा। अमेरिका प्रीमियम चीज की भारत में एंट्री पर भी दबाव डाल रहा है। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने मुझे बताया है कि वे इसे बंद करने जा रहे हैं। यह एक प्रक्रिया है, आप यूं ही बंद नहीं कर सकते। साल के अंत तक वो इसे पूरा बंद कर देंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी से बात की, वो बहुत अच्छे रहे हैं। तो ट्रंप की पीएम मोदी से भी बात हुई, लेकिन ट्रंप अब यह दावा कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ये ट्रंप का दावा है। बहरहाल अब अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट रहे हैं।